हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी के साथ हैं। उनसे बात करके हमेशा कई खबरों पर जब हम चर्चा करते हैं तो नए एंगल से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और वो बड़ी तैयारी के साथ आपसे बात करते हैं, अपने दर्शकों से बात करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि वो इंफॉर्मेशन जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। अब 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले की तैयारी तकरीबन हर तरफ शुरू हो चुकी है। ऐसे में खुलकर चीजें बातें पहुंचनी भी चाहिए। हम तो थ्रू आउट ये काम करते रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ, और हमारे जितने भी गेस्ट हैं, रेस्पेक्टेड गेस्ट, वो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और अपनी बात रखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है 26 जुलाई 5 बजे शाम तक, और साथ साथ मुस्लिम पक्ष से जो मस्जिद वाला पक्ष है उसको कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच करें, वहां जाएं। ऐसा लगता है कि अभी जो मामला काफी गर्म करने की कोशिश थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ठंडा कर दिया है। मणिपुर में अभी तक हालात सुधरे नहीं है। वहां अब नागालैंड से मेतेई को माइग्रेट करना के लिए एक तरह से मजबूर किया जा रहा है। यानी नॉर्थ ईस्ट में कम्युनल लाइन पर डिवाइड और ज्यादा तेज होता जा रहा है। ये बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन सरकार, उसके सौजन्य से हो रहा है। सौजन्य से मैं इसलिए कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर वहां 3 दिन एक बार होकर के आ चुके हैं। सिचुएशन, हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हुए। इन इश्यूज पर बात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। अविनाश काकड़े जी के बारे में बता दूं कि आप किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और एनसीपी के लीडर हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक ऑब्जर्वेशन जो आया है जिसमें कहा गया है कि 26 तारीख तक कोई सर्वे नहीं होगा, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का जो वो है वो बनारस है, और वहां पर एक इस तरह से तैयारी, जिस तरह से अयोध्या के लिए हाइप किया गया था, तकरीबन उसी तरह के हालात वहां बन रहे हैं। अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, सवाल ये है कि जब सरकारें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का जवाब नहीं दे सकती, तो दुनिया की कोई भी देश की सरकार या प्रदेश की सरकार उसको धर्म, भाषा, प्रांतवाद, ये बनावटी मुद्दों में उलझा के रखती है। हमारे देश में 9 साल से जो चल रही है सरकार, वो इन सवालों के जवाब देने के लिए अभी सक्षम नहीं है। ये हर वक्त नेहरू जी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, फलाने ने क्या किया, ढिकाने ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, यही पटकी हुई है। ये 10 साल में, 9 साल में इन्होंने क्या किया, इसके जवाब इनके पास तो है नहीं भाई। तो जब जवाब नहीं रहते, किसी के पास भी कोई भी चीज का जवाब देने में नहीं रहता, तो बनावटी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। अगर आप इस देश के मंदिर मस्जिदों का और विहारों का और सबका इतिहास अगर देख लो, तो हर वक्त आक्रांताओं ने उसको तोड़ा है, यहाँ के राजाओं ने उसको बनाए हैं। कितने सारे मुस्लिम राजाओं ने मंदिर भी बनाए, कितने सारे हिंदू राजाओं ने मंदिर भी तोड़े हैं, मस्जिद भी तोड़ी है, सब कुछ तोड़ा गया। क्योंकि जब पराजित करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए, किसी की मानसिक बल तोड़ने के लिए, उसका पूजा स्थलों को तोड़ना, उनकी महिलाओं को कलुषित करना या कलंकित करना, ये सारे शस्त्र हर वक्त युद्ध में उपयोग किए जाते हैं। और जब कोई भी देश वॉर फ्रंट में होता है तो ऐसी बातें होती है। जैसे आपने बनारस की बात की है, वहां शिव मंदिर था, क्या शिव मंदिर का क्या हुआ, तो इसका एक मेरा व्यवस्थित स्पेशली वीडियो है पूरे प्रूफ के साथ में। किताबों के रेफरेंस भी मेरे वीडियो में दिए हुए हैं कि वहां का जो मंदिर है, मंदिर था ज्ञानवापी, वो अकेला मस्जिद है जो हिंदू राजा के नाम से है, राजा ज्ञान सिंह, जो कच्छ का राजा था, राणा था। और वो कच्छ का राणा का मामला ये था कि औरंगजेब के साथ में जब नागा विद्रोह दबाने के लिए, आसामियों का विद्रोह दबाने के लिए वो जा रहे थे, और वहां का विद्रोह दबाने के बाद जब वो वापस आए तो राजा 12 राजपूत राजा थे उनके पास में, राणा, उन्होंने बताया कि यहाँ एकलिंग जी का सबसे बड़ा मंदिर है हमारा, और इसकी हम पूजा अर्चना करना चाहते हैं।
तो औरंगजेब ने बोला, गंगा के उस पार उन्होंने अपना बेड़ा डाला और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे और 2 दिन रुकने के बाद हम यहाँ से चलेंगे, 2 दिन आप यहाँ आपकी पूजा अर्चना कर लो। ये औरंगजेब ने बोल के, तो वो हर दिन चले 2.5 कोस वाली जो कहावत है, क्योंकि औरंगजेब की सेना हर दिन 2.5 कोस चलती थी, तो उन्होंने वो 2 दिन का वहां स्टे लिया। स्टे लेने के बाद में 12 राजाओं की जो रानियां थी और उनकी जो दासियां थी वो मंदिर में पूजा करने के लिए गई, और उसमें से पता चला कि कच्छ की महारानी और उनकी दासियां गायब है। शाम को जब वापस आए तो वो नहीं दिखी। तो फिर सारे राजाओं ने उसको घेर लिया, औरंगजेब की सेना ने, राणा की सेनाओं ने उस मंदिर को घेर लिया, और वहां के जितने पुजारी थे उनको, पुजारियों को ले जाके उनके कस्टडी में, टेम्पररी कस्टडी में रखा, और उनको फटकार कर पूछा गया, हालांकि कोड़े भी लगाए, पूछा गया कि वो कहाँ है। किसी ने मुंह नहीं खोला। और जब सुबह किसी जासूस ने आके बताया कि भाई इसके नीचे तहखाना है, वो तहखाने को आप जांच करो, क्योंकि वहां के सबको भगा के ला लिया था, तो वो गंगा में उसको विसर्जित नहीं कर सके। पता चला कि दूसरे दिन विवस्त्र अवस्था में, मतलब वस्त्रहीन अवस्था में रानी और दासियों का वहां शव मिला, और पता चला कि वहां उनके ऊपर बलात्कार हो गया। अब राणा चिढ़ गए, सारे राणा चिढ़ गए कि ये मंदिर है या क्या है, ये किस तरीके से चल रहा है मंदिर। उन्होंने मंदिर तोड़ा, और इसलिए मंदिर तोड़ा तो उसके बाद में जो मस्जिद तामील हुई उस पर लिखा है राजा ज्ञान सिंह के नाम से ज्ञानवापी मस्जिद, और ये कितने किताबों में रेफरेंसेस है। अब हमारे यहाँ कई जगह मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़ी गई है, विहार तोड़े गए हैं, और हर जगह विवाद करना चाहते हैं, तो भविष्य की तरफ हम नहीं चल सकते। तोड़ा होगा उस वक्त, नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं तोड़ा, कई मंदिर तोड़े होंगे, कई मस्जिद तोड़ी होगी, कई विहार तोड़े होंगे। वो अभी पुराने मुद्दे निकालकर हम उस युग में बदला नहीं ले सकते, ना उस युग को बचा सकते। हम उससे सबक लेके कि मंदिर मस्जिद के झगड़े हमको कहीं क्या नहीं छोड़ेंगे, ये समझ के हमको आगे चलना पड़ेगा। यही वर्तमान कहता है और यही हमारा भविष्य कहता है। इसलिए वहां क्या था, वहां फव्वारा था कि नहीं था, सब कुछ होगा। मैं तो बोल रहा हूँ सब कुछ होगा, क्योंकि मंदिर ही था वो। और मंदिर तोड़ने का जो किस्सा मैंने आपको बताया, उसके कई रेफरेंसेस मेरे वीडियो में हैं। मैंने रेफरेंस की किताबें, क्योंकि वो जब मैंने बनाया था तो मेरे ऊपर कई सवाल आए थे, तो मैंने बोला ये 4-5 किताबों के रेफरेंसेस है, आप देख लीजिए। और जो इतिहास के विशेषज्ञ थे उनकी वो किताबें हैं। मगर सच्चाई हमको सुनना नहीं, सच्चाई हमको बोलना नहीं, हमको किसी को बताना नहीं। जैसा ही मैंने ये बताना शुरू किया कि भाई 1857 के गदर में जितना मुसलमानों ने सेक्रीफाई किया, और इंडिया गेट के सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने नाम, वहां 65,000 नाम लिखे हुए हैं, उसमें से आधे से ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। तो कई लोग बोलने आ जाते हैं कि मुसलमानों ने तो अपना देश ले लिया। जो मरे थे उन्होंने देश नहीं मांगा था भाई। देश मांगने वाले 2 लोग थे, एक तो सावरकर और दूसरा था जिन्ना। अभी ओवैसी भी बोला, मुझे अच्छी लगी ओवैसी की बात। उन्होंने बोला कि ये दोनों के चेहरे दिखाकर जब उनको पूछा गया कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोला ये दोनों मुझे एक से दिखाई देते। सही बात है, दोनों बांटने वाले थे और दोनों के चेहरे एक है। तो ये एक बांटने वाला तो एक चला गया, और दूसरे बांटने वालों के जहाँ यहाँ वंशज रुके हुए हैं, जो उसको गौरवान्वित महसूस करवाते हैं, गौरवान्वित बोलते हैं, वो लोग इस देश में ऐसे जातिगत मंदिरों के, मस्जिदों के झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब इस वक्त जो देश की सियासत है, जिस वक्त 2024 की तकरीबन तैयारियां दोनों तरफ से बहुत तेजी से चल रही हैं, इंडिया नाम का एक अलायंस बन चुका है अपोजिशन का, जिससे ऐसा लगता है कि सरकार तिलमिलाई हुई है। ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए इस किस्म के कई फैसले अब वो कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें आ रही हैं, ऐसी हालत में आप ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोकने को कैसे देख रहे हैं? देखो, आपको एक बात बता देता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले के बल पर क्या कर सकेंगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरा एक मामला की और एक इसमें कोर्ट में चल रहा है, उनका पैनल किस तरीके से सोचता है। इस देश को कम्युनल तौर पे पुलिस को भी बांट दिया गया है और जुडिशियली को बांटने का प्रयास चल रहा है। अब इसमें सर्वे रोकने की बात इसलिए कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनको पता है कि इसका पॉलिटिकली मिसयूज होगा, और ये पॉलिटिकल मिसयूज रोका जाए, धर्म के नाम से वोट देने का, धर्म के नाम से दंगे भड़काने का काम ना हो। तो जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वो चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ये हमारे लिए स्वागत योग्य है, मगर गलत है।
क्योंकि ये काम उनका नहीं है, चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है। दंगे रोकना, प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से रखना, कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना, ये काम प्रशासन का, शासन का है, ये जुडिशियली का काम नहीं है। और ये जब काम नहीं करते तो बार बार उसके सामने, जैसा उनको बोलना पड़ा चीफ जस्टिस को कि मणिपुर का महिला का जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने बोला कि अब सरकार दखल ले, राज्य और केंद्र सरकार, अगर इसमें दखल नहीं लोगे तो फिर मुझे आगे आना पड़ेगा। और इसका स्वागत दुनिया के सारे अखबारों में हुआ, सारे दुनिया में ये बात बताई गई कि जुडिशियली एक्टिव हो गई है। और जुडिशियली ने जब कान खींचा, जब इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई इंडिया में, ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए गौरव करने वाली बात कतई नहीं है। वही बात जो सर्वे रखने को बोला, क्योंकि उनको पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका उपयोग क्या हो सकता है और इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है, वो रुक जाए, हमारा जनतंत्र ठीक रहे, हमारा संविधान ठीक रहे, इसके लिए लिया हुआ एक जजमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा, मणिपुर के जो हालात हैं, जो खास तौर पर ये जो वीडियो सामने आई है, जो जिसने सबको शर्मसार किया है, हालांकि बीजेपी को ही शर्मसार होना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान है कि 140 करोड़ लोगों का सर झुक गया, तो ये सर झुकने की बात तो डबल इंजन की सरकार की ही हो सकती है। लेकिन मैं उस पर ना जाकर के मणिपुर के बारे में अभी और ताजा क्या चीजें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, क्या हालात हैं वहां के, आप कैसे देख रहे हैं वहां? तो सर झुकने की बात तो है कि सर तो भोपाल के वक्त भी झुक गया था, माफ न करने की बात भी हुई थी, मगर उसके बाद क्या हुआ आपको सबको पता है। ये जो घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली स्टेटमेंट है, ये सारा का सारा, जब घड़ियाल का पेट भर जाता है और ज्यादा पेट भरता है जब आंसू आते हैं उसको, तो ये घड़ियाली आंसू है। मेरे हिसाब से तो उतनी बात मैं बता सकता हूँ, उससे आगे नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये आंसू निकालना, मैं माफ नहीं करूंगा बोलना, ऐसे स्टेटमेंट देना, ये हमने 10 सालों से 15 सालों से कंटिन्यू देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि वक्तृत्व यही हमारा कर्तृत्व और यही हमारा नेतृत्व है। मतलब बोलने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। हमको ना तो इकोनॉमिक्स समझता है, ना हमको समाजशास्त्र समझता है, ना हमको राज्य शास्त्र समझता है, ना हमको इतिहास समझता है, ना अर्थशास्त्र समझता है। ये सिद्ध होते जा रहा है, धीरे धीरे ये सिद्ध होते जा रहा है, और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। आप जो यहाँ की बात कर रहे हो मणिपुर की, अब मणिपुर में चूरचंगपुर नाम के ऐसे 4 जिले हैं जहाँ ये अफीम की बात करते थे। ये 4 जिले हैं और यहाँ मैतेई, कुकी, नागा ऐसे 32-33 ट्राइब रहते हुए टोटल 36 ट्राइब है, ऐसे मैंने वहाँ के जो मैंने स्टडी किया उसके बारे में मुझे जानकारी है। उसमें मैतेई और कुकी ये म्यांमार से माइग्रेट लोग हैं, ओरिजिनल वहाँ के नहीं है। नागा उस हिल के लोग हैं, क्योंकि उसको नागा हिल ही कहते हैं, उन पूरे सारे हिलों को नागा हिल कहते हैं। नागा इस झंझट में कहीं नहीं है, तो इस लड़ाई में नागा नहीं है। ये लड़ाई चल रही है कुकी और मैतेई के बीच में, और मैतेई और कुकी ये म्यांमार से आए हुए ट्राइब्स है। नागा वहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स है, नागा, खासी, गारो ये ओरिजिनल ट्राइब्स है। मगर इस प्रदेश में जो 36 ट्राइब है उसमें नागा भी एक बड़ी संख्या है, वो उस झंझट में नहीं पड़े हैं। ये मामला जो चल रहा है, ये बाल सुब्रमण्यम नाम के एक जज है, वहां गए और उन्होंने सिंगल जज का एक जजमेंट दे दिया कि मैतेई लोगों को एसटी में आरक्षण देने का यहाँ की सरकार पहल करे और उसको केंद्र सरकार को वो भेज दे। हालांकि ऐसे डायरेक्शन देना ये गैर संवैधानिक कार्य है, कोई जज ऐसे डायरेक्शन सरकार को नहीं दे सकता। और इसके ऊपर तो सेटल्ड जजमेंट है, 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का एक सेटल्ड जजमेंट है। वो जजमेंट को भी नकार दिया, कानून को भी नकार दिया और उन्होंने एक आदेश दे दिया, आदेश पास कर दिया। क्योंकि किसी को ना किसी को तो चाहिए था, वो झंझट लगाना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदू को पोलराइज करना है, बाकियों को अलग करना है। ये सारी जो बातें हैं वो अलग मामला है, उसमें अपन बाद में देखेंगे। आपको पता होगा कि मैतेई जो लोग हैं उनकी मणिपुरी एक भाषा है और जिसको संविधान के शेड्यूल में डाला गया है। मतलब शेड्यूल की भाषा है, बहुसंख्यक लोग हैं, तराई में रहते हैं, उनको एसटी में कैसे डाल देंगे आप? और जज बोल रहे हैं एसटी में डाल दो। जो जज तमिलनाडु से वहां गया उसको वहां का स्ट्रक्चर नहीं मालूम, वहां का भौगोलिक हालत नहीं मालूम, और कोई भी एक केस में उठा के इस तरीके से आदेश दे देते जिसमें संविधानिक प्राविधानों का भी वायलेंस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का भी वायलेंस होता है। उस पर तो महाभियोग आके घर बैठाना चाहिए, क्योंकि जो मरे हैं वो उसका जिम्मा बहुत सारा उनपे भी है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो है मैतेई,
ये 1820 में बर्मा ने इसको मैतेई को यहाँ पराजित किया था, बर्मा का शासन आ गया था। 1826 में अंग्रेजों ने फिर पराजित कर दिया और यहाँ अंग्रेजों का शासन जो था 1826 में आ गया। 1891 में इसको प्रिंसली स्टेट बना दिया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ में बहुत अच्छा टाइप बना लिया था। और प्रिंसली स्टेट मतलब होते हैं अंग्रेजों के वहां के कलेक्शन एजेंट। तो ये मैतेई अंग्रेजों के एजेंट बन गए थे। आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजों ने वहां कुकी को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, नागाओं को ईसाई बनाया और ये हिंदुओं के ऊपर ऐसा अन्याय कर दिया, और ये नेहरू जी ने भी किया और इंदिरा जी ने भी किया। सब झूठ है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री का ये झूठ फैला रहे। जब उनको मैतेई को समझौता, मैतेई के साथ अंग्रेजों का समझौता हो गया और तराई की जमीन उनको मिल गई, उपजाऊ जमीन, तब नागाओं की आंखें खुली कि बाबा ये तो हम हमारे जंगली सारे ये जो है मामले, हमारे रीति रिवाज ये सब करते रहे और इन्होंने तो अपना मामला सेट कर लिया अंग्रेजों के साथ में। इनको अच्छी जमीन भी मिल गई, सारी सुविधा भी मिल गई, नौकरियों में भागीदारी भी मिल गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि वो भी जंगली थे, जो मैतेई थे, वो भी हमारे यहाँ के जो पुराना जो धर्म था निसर्ग पूजा वाला, वही धर्म अडॉप्ट करते थे। मगर इनको किसी ने कृष्ण के उपासक बना दिया। कृष्ण के उपासक बहुसंख्यक में है, वो आगे मैं कैसे है क्या है बता देता हूँ। और जब इनको नागाओं को और कुकियों को लगा कि भाई ईसाइयों से समझदारी से बात करने में ही भलाई है, अंग्रेजों से समझदारी में बात, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू किए, फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं हुए। उनको ये समझ में आया कि जैसा बिरसा मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो यहाँ की ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी, इनको शिक्षा देने से मना कर रही थी। आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ईसाइयों ने उनको शिक्षा देने का प्रॉमिस दिया। तो ये बिरसा मुंडा भी हो गए, जयपाल सिंह मुंडा भी हो गए, वो ईसाई हो गए और ईसाई के स्कूलों में पढ़े। उसी तरीके से ये नागा कुकी ये सब ईसाई के स्कूल में पढ़ के और ईसाई धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। राजा ने सबसे पहले मैतेई के वो कृष्ण धर्म की दीक्षा ली थी, नहीं तो सारे निसर्ग पूजक थे। और ये सारा होते हुए आपको एक बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बताता हूँ कि ये सारे मैन ईटर थे, ट्राइब्स वहां के मैन ईटर थे। और एक दूसरे के ट्राइब को मार के कि मैंने तेरे 10 मारा, उसकी मुंडी अपने घर के सामने टांगने में गौरव महसूस करने वाली ये सारी ट्राइब थी। उस ट्राइब के ऊपर जिस तरीके से शासन बदलते गया और शासन आते गया, उसमें ये तब्दीली आई, धर्म की तब्दीली आई, वहां के टेरिटरी की तब्दीली आई और राज्य की तब्दीली आती गई। आजादी के बाद भोगचंद्र सिंह राजा वहां के राजा थे, वो तराई के राजा थे, मैथिली राजा थे। और उन्होंने बताया था कि हम स्वतंत्र होंगे। जैसे देश स्वतंत्र हुआ था तो कौन पाकिस्तान के साथ जाएगा, कौन हिंदुस्तान के साथ जाएगा और कौन इंडिपेंडेंट रहेगा। तो कश्मीर वाले ने इंडिपेंडेंट बोला था, तो ये भोगचंद सिंह ने भी इंडिपेंडेंट की बात किया था। मगर सरदार पटेल ने बहुत यानी होशियारी के साथ में असम गवर्नर के यहाँ उनको बुलाया और यहाँ बैठा के उनके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करवा के उसको अपने देश में मिला लिया। उसके बाद की हिस्ट्री क्या है कि 1949 से लेके 1974 तक भारत सरकार के नौकरशाह वहां शासन करते थे। असम इतना बड़ा टेरिटरी थी और वहां का शासन, स्पेशली मणिपुर का शासन, भारत सरकार के नौकरशाह करते थे, जिनको वहां का ना तो टेरिटरी पता थी ना कुछ पता था। मगर फिर भी कोई वहां दंगल नहीं हुआ, कोई मारामारी नहीं हुई, कोई ट्राइब का झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि वायलेंस करने वाले ट्राइब थे मगर कुछ नहीं हुआ। 60 एमएलए है टोटल मणिपुर में, उसमें से 40 एमएलए मैतेई है। भाषा उनकी राष्ट्रभाषा, संवैधानिक दर्जे की भाषा। 60 है उनके एमएलए मैतेई के, 60 में से 40 एमएलए मैतेई के। 10% उनकी जमीन और 57% जनसंख्या मैतेई की है। उसके बाद में 35% में नागा कुकी और बाकी सब लोग आते हैं, उनके पास में 90% पहाड़ी जमीन है। उसमें से जो मैतेई है उसमें से 65% मतलब तराई में 65% जो टोटल ये है उनका परसेंटेज, उसमें वैष्णव और मुस्लिम 10% है जिनको पांगल कहते हैं। 5% नागा कुकी है उस तराई में और मैतेई है। 85% मैतेई है, तराई में रहते हैं। तो ये हालत में वहां एक घटना हुई। घटना क्या थी? ये जैसा ही हाईकोर्ट के जज का जजमेंट आया, उसके विरोध में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर ने एक साइडलाइन प्रोटेस्ट किया, जिसमें वो गाना गा रहे थे, वी शैल ओवरकम, मतलब मन में है विश्वास,
पूरा हो विश्वास। ये जो गाना शांतिपूर्ण गाना है, वो गाना गाते हुए वो निकाल रहे थे मोर्चा। वहां सीएम आने वाले थे। उस जो गांव मैंने नाम बताया आपको, वो चूरचंगपुर, हाँ। वहां सीएम एक जिम के उद्घाटन के लिए आने वाले थे। ये मोर्चे के कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे। किसी ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने भी उनको मिलने का मौका नहीं दिया, ना मिलवाने का कोई प्रयास किया। सीएम को ये सब पता था, मगर उन्होंने भी कोई विशेष उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया। फिर मोर्चे वालों ने उस रैली में घुसने का प्रयास किया, जहां उनका वो उद्घाटन था जिम का, वहां घुसने का प्रयास किया। वहां सीएम आए नहीं तो इन्होंने जिम का सामान को अस्ता व्यस्त किया, तोड़फोड़ नहीं किया, अस्ता व्यस्त किया। फिर उन्होंने रैली में घुसने का प्रयास किया, तो रैली में घुसने का जब उस वक्त सीएम नहीं थे, उस वक्त उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, वो स्टूडेंट के ऊपर बल प्रयोग किया गया। वो अपनी बात रखना चाहते थे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो उनको रखना दिया। प्रशासन ने क्या किया? मणिपुर प्रशासन ने इंटरनेट को बंद कर दिया, धारा 144 लगा दिया। 5 दिन धारा 144 कानून लगा हुआ था, और उसमें मोबाइल, इंटरनेट सारा कुछ बंद था। 4 तारीख को इन्होंने शूट आउट साइट का ऑर्डर दिया। 5 तारीख को माउथ पब्लिसिटी में एक दिल्ली का वीडियो था, दिल्ली के इंसिडेंट्स का वीडियो था। वो मैथिली महिला का वीडियो है। इसकी चर्चा चालू हो गई, कहीं से फोटो पहुंच गया कि मैथिली महिला को इन्होंने मार दिया है कुकियों ने, और सूटकेस में बंद करके उसकी डेड बॉडी रख दिया है, फेंक दिया है। ये जब हरकतें वहां प्रचारित हो गई, माउथ पब्लिसिटी में कौन होशियार है आपको सब पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये माउथ पब्लिसिटी में मैथिली को भड़काया गया, और उसके बाद में मैथिली को भड़का कर इन्होंने क्या किया, केंद्र ने 6 मई को आर्टिकल 355 और 356 लागू कर दिया। 355 का मतलब होता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर करके सीएम के पावर और सबके पावर सुपरसीड करके वहां एक आदमी बैठता है जो केंद्र का एजेंट होता है। मतलब राज्यपाल तो सारा प्रशासन देखते, मगर ये शांति व्यवस्था और पुलिस प्रशासन देखने वाला स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर वहां भेज दिया गया, जिसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर और सारे संविधान विधाताओं ने बोला था, ये 355-56 जो तुम संविधान के बाद में लाए हो और उसको लागू करने का प्रयास करते हो, इसको डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है, इसको नहीं लाना चाहिए, मगर उसका उपयोग किया गया। 8 मई 2023 को 2 महिलाओं के पति ने एक एफआईआर दर्ज किया, जो महिलाओं के साथ में वहां बहुत ही मैंने क्या बोलते खेदजनक, और जिसकी सबको चीड़ आनी चाहिए, देश के हर आदमी को चीड़ आनी चाहिए, जो भी जिसको भी बहन बेटियों का सम्मान होगा उसको चीड़ आनी चाहिए। जिस देश में देवी के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं का सम्मान होता है, उनको सबको चीड़ आनी चाहिए थी। किसी को भी चीड़ आते हुए नहीं दिख रही है। उसका ईसाई, हिंदू, फलाना ढिकाना, पुलिस प्रशासन की बात और उसका फेल्यूर करने की बात और उसके लिए वोटों का पोलराइजेशन करने की बात थी, वो ना बोलते हुए ये सब बोला जा रहा है। मिजोरम सरकार ने 40,000 म्यांमार के कुकियों को शरण दी थी उसी दरमियान। ये बात करते हैं, एक जन आया, वो एक लड़की आई, टहलते हुए आई, नेपाल से टहलते हुए हिंदुस्तान में आई, 4 बच्चों को साथ में लेके आई। इतना तो हमारा प्रशासन ये है, सख्त चुस्त जुरुस्त है, आंख में आंख डाल के बात करता है ना। उत्तर प्रदेश में वैसा वहां मिजोरम सरकार ने 40,000 म्यांमार से आए हुए कुकियों को भाई बहन कह के अपने यहाँ शरण दे दी। वहां कोई झंझट नहीं हुई अभी तक, मिजो ने शरण दे दी। मगर 9 मई को वहां 9 मई 2023 को अमित शाह भी 3 दिन के लिए गए थे कि 5 दिन में हम यहाँ सब शांत कर देंगे, और कितना शांत हुआ आप देख रहे हो, किस तरीके से शांत हुआ। क्या शांत करने के लिए गए थे। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों कुछ एक एनजीओ की, जिसमें ये बताया गया कि वहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए पहले तो उन्हें SC ST वगैरह में ले जाने की कोशिश की, जब वो नहीं हो सका तो दंगा करा दिया तो ये जंगल छोड़ करके भागेंगे तो जमीन पर कब्जा हो जाए। अडानी अंबानी किस्म के लोगों को वहां पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। ऐसी कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, क्या आप भी ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं? आपका क्या सोचना है? ये सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्टें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें। जैसे ईसाइयों को वहां
अंग्रेजों ने तैयार किया और अंग्रेजों ने फिर हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया और उसको इंदिरा जी ने भी ये किया, इंदिरा जी ने फलाना कर दिया, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया। तो ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं। सही बात ये है कि पूरा देश का जंगल और पहाड़ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में देने का प्रबंध ये कर रहे हैं। उसके लिए जो कुछ करना है वो सब कर रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जिसको विशेष तौर से लेने की कोई ये बात नहीं है। हाईकोर्ट जज के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और राज्य सरकार को निर्देश भी दे दिया कि परिस्थिति को संभालो, अगर नहीं संभालोगे तो हमको आगे आना पड़ेगा। और मई के पहले और दूसरे सप्ताह में पहाड़ों में जो पोस्टेड थे तराई के लोग, मतलब मैतेई समुदाय के जो लोग पहाड़ों में पोस्टेड थे, पुलिस वाले भी भाग के नीचे आ गए। सब पुलिस वाले जिनके ऊपर वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, क्योंकि जिस तरीके से हालात पैदा किए गए थे, आपको पता है राम माधव जी वहां जाके 17 करोड़ टुकियों को दे के आए थे। उनके पास में AK-47 से सारे हथियार मिल गए थे। तो जो हरकतें करवा रहे थे, वो भुलाने की कोशिश की जाती है कि हथियार भी दिए गए, पैसा भी दिया गया। देखिए अगर सरकार अगर मैं और 2-4 मिनट लेता हूँ, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। जी जी। 9 जुलाई को इंटरनेट बैन हटा दिया था हाईकोर्ट ने, और वो पार्शली हटा था, निर्देश दिए थे, और लैंडलाइन के इंटरनेट शुरू हो गए थे। पूरा इंटरनेट शुरू नहीं हुआ था, पार्शली शुरू हो गया था। 19 जुलाई को 8 मई का वीडियो वायरल हो गया। 8 मई को जो घटना घटी थी उसका 19 जुलाई को वायरल हुआ। तब तक कितने दौरे हो चुके थे, कौन कौन जा चुके थे, स्पेशल अफसर कौन गए थे, सीएम ने क्या बोला था, फलाने ने क्या बोला था, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। तब तक प्रधानमंत्री जी 3 विदेश के दौरे घूम के चुके थे, ब्रिटेन पार्लियामेंट में और उसके जैसे 3-4 देशों में हमारी वो घटनाएं चर्चा में आ गई थी। उसके बाद में हमने FIR लिया। कितना प्रगतिशील राष्ट्र है हमारा, कितना विश्व गुरु हो गया है, आपको ये समझ में आएगा। और उसके बाद में मणिपुर सीएम पहुंचने वाले थे, किसके हाथ में, रिजाइन देने, मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन देने। उसके बाद में सीएम पहुंचने वाले थे। सीएम ऑफिस, सीएम का घर और गवर्नर ऑफिस 200 मीटर की दूरी पर है, मैं खुद देख चुका हूं। 200 मीटर जाते जाते वहां कई हजारों मैतेई महिलाएं उनके विरोध में, उनको रोकने के लिए वहां आ गई और उन्होंने बोला कि आपके जैसा ही कोई आदमी, भगवान आदमी है जो हमको बता सकता है, आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। रोना धोना हुआ, रोना गाना हुआ और उसके बाद में उन्होंने रिजाइन देने का निर्णय त्याग दिया और इसकी रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ने सबको दे दिया है। ठीक है, ये सारी नौटंकी करने में किस तरीके से इन्होंने आगे बढ़े। और जब 2 में से एक महिला ने कहा, उसका एक स्टेटमेंट है, एक महिला तो मर गई, दूसरी का स्टेटमेंट है कि मुझे दंगाइयों के हवाले मणिपुर पुलिस ने किया और मणिपुर पुलिस मेरे साथ में होती हुई सारी हैवानियत की तमाशबीन बनके सब कुछ देख रही थी। वहां के एक MP है, नागा पीपल फ्रंट के जो MP है डॉक्टर लारो रोजो, उन्होंने कहा कि आप इंटरनेट का बैन हटने दीजिए, सारा इंटरनेट व्यवस्थित होने दीजिए, ऐसे सैकड़ों मामले आएंगे। सीएम भी वही कहा कि ऐसे सैकड़ों मामले आएंगे। तो ये बलात्कार को शस्त्र के तौर पर यूज करने की ये फिलॉसफी, जो सावरकरी फिलॉसफी है, उसको यहाँ उपयोग किया गया। सबके हाथ में शस्त्र दिए गए और किसी कम्युनिटी का मनोबल तोड़ने के लिए महिलाओं पर बलात्कार करने का ये जो मामला है, इससे ज्यादा घृणास्पद मामला राजनीति में कोई होगा, हो सकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और ये मामला आदिम युग में हमको ले जाने का पूरा प्रबंध है। जी जी, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। देखिए महिला की इज्जत एहतराम, अव्वल तो हर इंसान की इज्जत एहतराम, ये जो कहीं भी मॉब लिंचिंग कर देते हैं तो करेगा सर, ये इंसान तो करेगा। हिंदू मुसलमान, अगर कोई ईसाई होगा, धर्म के नाम से देखता होगा, तो सारे धर्मों में महिलाओं को कम दर्जा दिया है, कम अकल की बोला गया है, कम असल बोला गया है, और हमारे इसमें तो नर्क का द्वार बोला गया है। जी जी, ये कितनी बुरी बात और कितनी खतरनाक बात है कि अच्छा, इसमें धर्म का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। बहरहाल ये जो कुछ हुआ मणिपुर में, हम उसकी बहुत ही सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। और ये जो शस्त्र के तौर पर महिलाओं के साथ ज्यादती, रेप और ये जितने वाकयात नजर आ रहे हैं, इसको शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना, ये खतरनाक है। राजस्थान जोड़ते हैं, उसके साथ में छत्तीसगढ़ जोड़ते हैं, उसके साथ में और क्या जोड़ते हैं। अरे भैया, दोनों के
सरकार ने प्रायोजित किया हुआ बलात्कार, सरकार ने प्रायोजित की हुई हिंसा और समाज के द्वारा घटित घटना, इसमें फर्क है कि नहीं? बिल्कुल 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 बेशक। देखिए, मैं एक बात अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूं कि हमने तकरीबन 40 साल से ज्यादा पत्रकारिता की। फसादात, सांप्रदायिक दंगे हमने बहुत जगहों पर देखे, गुजरात में देखे, 80s में, मुंबई में भी देखे, यूपी में, बिहार में। लेकिन आमतौर में तो शंकर सिंह वघेला ने बोला, अभी स्टेटमेंट दिया, शंकर सिंह वघेला का स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि अंदर जो बैठे हुए थे उन्होंने आग लगाए थे बोगी को, ये वघेला जी बोलते हैं। मोदी जी को उनको अरेस्ट करना चाहिए, गुजरात सरकार को और मोदी जी को उनको अरेस्ट करना चाहिए, शंकर सिंह वघेला को, कि बोगी के अंदर बैठे हुए हिंदुओं ने आग लगाया बोगी को और जला दिया सबको, वो वहां से स्किप हो गए और मुसलमानों के ऊपर आरोप डाल दिया। ये शंकर सिंह वघेला ने कैसे बोला? जी 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 जी, ये खुद अपने आप में एक बिल्कुल नई बात है, और इससे पहले शंकर सिंह वघेला भी शायद खामोश रहे। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा था कि बीजेपी ने नई कल्चर शुरू की फसादात के मामले में। सन 2002 में 3 महीने गुजरात में, अहमदाबाद में फसादात हुए। वो अगर सरकार चाहती तो 3 दिन में रोक सकती थी। बिल्कुल उसी तरह से मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा हो गए, ये अब भी उसी तरह से चल रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। तो ये सरकार के प्रायोजित दंगे, फसाद, कत्ल, गारतगरी तो है ही, ये बहुत ही निंदनीय है और हमें इससे नफरत करनी चाहिए, ऐसे लोगों से जो लोग इस तरह से इंसानों के कत्ल पर खुश होते हैं। शंकर सिंह वघेला जी का आप लगा दीजिएगा, शंकर सिंह वघेला जी का इंटरव्यू है वो, उसमें आप क्लिक करके लगा दीजिएगा, मैंने आपको भेज दिया हूँ। जी जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, हमें आपने समय दिया। आज आप नागपुर में नहीं है, मुंबई में है, उसके बावजूद आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।